प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के वाणिज्य लेखा शास्त्र में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके सामने वित्तीय विवरण 2 भाग 3 लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं। इस क्रम में जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे पूर्वावलोकन के साथ, आज समायोजन के अन्य मदों, ह्रास, डूबत ऋण, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कैसे किए जाते हैं, देनदारों पर भट्टे का प्रावधान आदि समायोजन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पश्चात आपके लिए गृह कार्य होंगे। प्यारे बच्चों, पूर्वावलोकन के क्रम में पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग अंतिम रहतिया, अदत्त व्यय यानी बकाया व्यय, पूर्वदत्त व्यय जैसे समायोजन के बारे में हम लोग अध्ययन किए, उसका लेखांकन व्यवहार समझने का प्रयास किए। आज कुछ और समायोजन आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें पहला है ह्रास। प्यारे बच्चों, ह्रास को कमी के रूप में देखा जाता है। कमी के रूप में देखा जाता है। और किसकी कमी, किसके मूल्य की कमी? व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवसाय के द्वारा विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भवन का, फर्नीचर का, मशीन का, अन्य भी संपत्तियां जिनका उपयोग करके वो अपने व्यवसाय को संचालित करता है। ऐसी संपत्तियां का वह निरंतर प्रयोग करता है और निरंतर प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप उसमें घिसावट होती है, टूट फूट होती है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है और ये कहीं ना कहीं उन संपत्तियों का मूल्य कम करने का काम करते हैं। कोई भी चीजें प्रयोग में आती हैं, उनके मूल्य में कमी स्वाभाविक है। इस कमी को ही हम ह्रास कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी प्रगतिशील व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीजें परिवर्तनशील हैं, अतः संपत्तियों के मूल्य में कमी होना स्वाभाविक है। जब तक हम इस कमी का अपने बहियों में अंतिम खाते बनाते समय, विवरण पत्र बनाते समय, जब तक हम इनको दिखाएंगे नहीं उपयुक्त जगह पर, तब तक हमारा वित्तीय विवरण सत्य और उचित परिणाम नहीं दे सकता है। इसके लिए जो लेखा किए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। ह्रास खाता ऋणी संपत्ति खाते का। प्यारे बच्चों, ह्रास कमी है, कमी को डेबिट किया जाता है और संपत्ति खाते को क्रेडिट किया जाता है। संपत्ति पर ह्रास लगाने का यह लेखा है। इस कमी को लाभ हानि खाते में यानी अंतिम खाता बनाते समय जब आप इस खाते को बंद करते हैं, ह्रास खाता को, तो इस रकम को लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में ले जाते हैं। इसके लिए लेखा होता है लाभ हानि खाता ऋणी ह्रास खाते का, और उसके बाद यह ह्रास खाता बंद होता है। इस ह्रास की राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके और तब हमें जो लाभ प्राप्त होता है वही लाभ उचित माना जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि जब हम समायोजन सहित अंतिम खाते या वित्तीय विवरण बना रहे हैं, उस परिस्थिति में जब हमारे सामने अंकीय प्रश्न होंगे, तो समायोजन के रूप में जब ह्रास हमारे सामने होगा तो हम क्या करेंगे? यदि अगर तलपट में होगा तो हम क्या करेंगे? प्यारे बच्चों, जब ह्रास समायोजन के रूप में होगा तो जैसा कि आपने लेखा देखा, एक लाभ हानि खाते में ले जाया गया और संपत्ति खाते को क्रेडिट किया गया था, अर्थात वह संपत्ति के मूल्य को कम करता है।
इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे कि उस ह्रास की रकम जो विभिन्न विधियों के द्वारा, जो भी विधि आपके ऊपर बताई गई है, आरोपित की जा रही है कि इसी के द्वारा आप ह्रास निकालेंगे, उसके द्वारा निकाली गई रकम को लाभ हानि खाता के ऋणी पक्ष में दिखाते हैं और उसके पश्चात आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, संपत्ति में से जो भी संबंधित संपत्ति है, फर्नीचर है तो फर्नीचर में से, भवन है तो भवन में से घटा करके और धनराशि की रकम धनराशि वाले कॉलम में लिखी जाती है। यदि ह्रास की राशि तलपट में दिया हो तो तलपट में दिया हो तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि यह रकम प्रायः संपत्ति में से घटा दी गई है, अब संपत्ति में से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह चूंकि आपका व्यय है, तलपट के ऋणी साइड में दिया गया होगा, ऋणी पक्ष में दिया गया होगा, तो हम इस रकम को लाभ हानि खाते की ऋणी पक्ष में दिखाते हैं। अर्थात तलपट में दिए होने पर यह मात्र लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस पर एक उदाहरण आपके सामने है कि मशीनरी 50,000 ऋणी पक्ष में दिया हुआ है। मशीनरी का शेष जो होता है वो ऋणी शेष होता है, कोई संपत्ति का शेष ऋणी शेष होता है। फर्नीचर 8,000 रुपया दिया है। कह रहा है कि समायोजना आपको करनी है कि मशीनरी पर 10% और फर्नीचर पर 20% प्रति दर से ह्रास काटना है। प्यारे बच्चों, आप बना रहे हैं लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता। तो इस ह्रास की रकम को किस प्रकार से अपने लाभ हानि खाता में लिखेंगे? यह आपका डेबिट पक्ष हुआ, ऋणी, और यह आपका धनी पक्ष हुआ अर्थात क्रेडिट। ये आपका धनराशि और ये भी धनराशि। ठीक है, ये आपका विवरण। तो हम इस ह्रास की रकम को, मशीनरी पर 10% है तो हम इसका गणना कर लेंगे 50,000 का 10% अर्थात 5,000। इसी प्रकार फर्नीचर पर कह रहा है 20%, तो 8,000 का 20% अर्थात 1,600। 5,000 मशीनरी पर ह्रास की रकम आ रही है, 1,600 फर्नीचर पर ह्रास की रकम आ रही है। इसे लाभ हानि खाता के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन अकाउंट ऑन मशीनरी ऑन फर्नीचर। अर्थात ह्रास खाते मशीनरी और फर्नीचर। ठीक है, अंदर भी आप इसका अमाउंट लिख सकते हैं। हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों चीज़ें यूज किया है आपके समझने के लिए, जो भी आप समझ लें। मशीनरी के लिए 5,000 और फर्नीचर के लिए 1,600 अर्थात 6,600। यहाँ पर भी आप उसी प्रकार कर सकते हैं और 6,600 आप धनराशि के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जब इसको हम दिखाएंगे आर्थिक चिट्ठा में तो कैसे दिखाएंगे? अब ये देखिए, आर्थिक चिट्ठा। प्यारे बच्चों, ये आपका दायित्व पक्ष है, ये आपका संपत्ति पक्ष है।
ये आपका राशि, ठीक है। चूंकि यह संपत्ति है तो संपत्ति साइड में जाएंगे और लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी है 50,000 का, माइनस जो इस पर ह्रास लगा है अर्थात 5,000 माइनस ह्रास 5,000 और हम घटा करके 45,000 बाहर करेंगे। ठीक उसी तरह से फर्नीचर, और फर्नीचर है 8,000 ह्रास इस पर 1,600 और इसको भी हम उसी तरह से घटा करके बाहर करेंगे। और 8,000 में से 1,600 माइनस करके बाहर करेंगे। $6,400। इस तरह से हम संपत्ति पक्ष की तरफ ह्रास का लेखा करते हैं। अगर तलपट में ही केवल दिया हो तो उसे केवल लाभ हानि खाता में जिस तरह से दिखाया गया है उसी तरह से दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, ह्रास के बाद अब जो अगला समायोजन का मद है वह है डूबत ऋण, अप्राप्य ऋण एवं अशुद्ध ऋण। प्यारे बच्चों, बहुत सूक्ष्म निगाह अगर आप डालेंगे तो समझ जाएंगे कि ये डूबत ऋण और अशुद्ध ऋण या प्राप्य ऋण होते क्या है। कोई भी व्यवसायी अपने माल की नकद बिक्री केवल करना चाहे तो संभव नहीं है। अपने व्यवसाय को विस्तृत करना है, बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करना है तो उसे उधार बिक्री भी करने पड़ते हैं। जब वह उधार बिक्री करता है तो देनदार की उत्पत्ति होती है और ऐसे देनदार दो तरह के होते हैं, एक अच्छे भी होते हैं और दूसरा बुरे भी होते हैं। फिर बच्चों, अच्छा देनदार वह देनदार होता है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो उस पर देय धनराशि निश्चित की गई है उसे वह वापस कर देता है, और बुरे देनदार वो देनदार होते हैं जो नहीं देते हैं समय पर, बार बार कहने पर भी नहीं देते हैं। तो ऐसे देनदार को ही हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो जो नहीं देते हैं वो डूबत होते हैं, डूबने वाले होते हैं, और एक जो संभावना है कि दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं अर्थात वो संदिग्ध होते हैं। डूबत ऋण की बात मैं अभी कर रहा हूं, संदिग्ध ऋणों की बात भी मैं साथ में ही चलता है। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद कि देनदार दो प्रकार के होते हैं, अच्छे बुरे। तो बुरे वाले दो प्रकार के, एक डूबत और एक जो मतलब लेके चले गए, किसी कारण बस दिवालिया घोषित हो गए, पागल हो गए और वो पूरा आपका पैसा डूब गया, और एक वो जो डूब सकता है यानी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये संभावना बनी रहती है, तो वो संदिग्ध होते हैं। इनके लिए जो हम लेखा करते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम डूबत ऋण की जो बात करते हैं अर्थात इस पक्ष का, तो जो लेखा हम करते हैं वो देनदार खाते पर आरोपित किया जाता है। डूबत ऋण खाता ऋणी देनदार खाते का, डूबत ऋण देनदारों पर आरोपित किया गया। चूंकि डूबत ऋण व्यवसाय की हानि होती है, लाभ हानि खाता के इसे भी ऋणी साइड में दिखाया जाता है, तो लाभ हानि खाता ऋणी डूबत ऋण खाते का किया जाता है, अर्थात डूबत ऋण की राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आते हैं कि इस डूबत ऋण का किस रूप में हम लेखांकन व्यवहार में लाते हैं, कैसे हम अपने बहियों में दिखाते हैं। जब अंतिम खाते बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों, समायोजन के मद के रूप में अगर डूबत ऋण की राशि दी गई है तो लाभ हानि खाता के ऋणी पक्ष में और आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटा करके दिखाया जाता है, क्योंकि उतने के देनदार अब रहे नहीं, अब वो डूब गए तो उनको घटा दीजिए, और जो एक्चुअल में जो वास्तविक में जो देनदार हैं उन्हीं को हम दिखाते हैं। यदि अगर यह तलपट में दिया हो तो इसे लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखा दिया जाता है, आर्थिक चिट्ठी में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, ये एक उदाहरण आपके सामने है। देनदार अशुद्ध ऋण दिया हुआ है, यहां भी लाभ हानि खाता, लाभ
हानि खाता आपके सामने होगा। आप समझ रहे हैं। तो लाभ हानि खाता के डेबिट साइड में देनदार 18,500 का है और अशुद्ध ऋण 1200 का है। अशुद्ध ऋण के लिए 500 का लेखा आपको करना है। प्यारे बच्चों, जो तलपट में अशुद्ध ऋण दिया होता है उसे हम पुराना अशुद्ध ऋण कहते हैं। पुराना अशुद्ध ऋण, अशुद्ध ऋण। और जो नया करना होता है उसे हम नया भी कह सकते हैं, नया अशुद्ध ऋण। ये दोनों रकम आप 1200 ये और प्लस 500 अर्थात दोनों रकम जोड़ करके आप 1700 यहां दिखाएंगे। ठीक है। इस तरह से इसका हम समायोजन का लेखा लाभ हानि के खाता जब बना रहे होते हैं तब हम इस तरह से इसको दिखाने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा, तो आर्थिक चिट्ठा में इसको कैसे दिखाया जाता है? देखिए, आर्थिक चिट्ठा के अंतर्गत संपत्ति साइड में हम देनदार लिखते हैं और देनदार जितने रकम का है यानी 18,500 का है, इसमें से हम माइनस करेंगे अशुद्ध ऋण जो समायोजन में दिया है। तलपट में दिए हुए रकम को घटाने की जरूरत नहीं है, जो समायोजन में दिया है उस रकम को केवल घटाएंगे 500 रुपया, अर्थात सिर्फ 18,000 रुपये जो है हम यहाँ संपत्ति साइड में दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे संदिग्ध ऋणों की। संदिग्ध ऋण का आधार मैंने आपको समझा दिया है कि संदिग्ध ऋण वो ऋण होते हैं जो बुरे देनदार, जिन पर संदेह है कि वो देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे ऋणों के रूप में जिन्हें हम प्रदर्शित करते हैं उन्हें संदिग्ध ऋण कहते हैं। इनके लिए लेखा होता है कि जो संदिग्ध ऋण होते हैं इनके लिए एक संचिति की आवश्यकता पड़ जाती है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तब तो हमारा लाभ हो गया, अगर डूब गया तो हमारी हानि हो गई। तो हम इसके लिए एक संचित करते हैं, एक रिजर्व कर लेते हैं, एक प्रावधान करते हैं और उस प्रावधान के लिए लेखा जो किया जाता है, संचिति की जिस राशि से आपको करना है, ये लेखाकार आपस में समझ करके और इसे तय करते हैं कि कितनी राशि संचित में ले जानी है। प्यारे बच्चों, उसके लिए हम जो लेखा करते हैं तो लाभ हानि खाता के ऋणी साइड में हम उस संचिति की राशि को दिखाते हैं और संदिग्ध ऋण आयोजन खाता करते हैं। संदिग्ध ऋण की राशि को लाभ हानि खाते के पक्ष में ले जाया जाता है। अब आप इसमें कुछ नोट्स को ध्यान रखें कि संचित खाते का जमा शेष जो है, जो आपने डाल दिया, पता नहीं वो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा संदिग्ध ऋण, इसलिए हम उसके लिए आयोजन कर लिया। इसको आगे ले जाते हैं तो संचित खाते का जो शेष होता है वो जमा शेष होता है और इसी के कारण इसे हम चिट्ठा के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। संचिति को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है और यह बतलाने के लिए कि देनदारों से कितनी रकम प्राप्त हो जाएगी, हम देनदारों में से घटा करके दिखाते हैं। इसलिए अब खाता अगले वर्ष के लिए खुल जाता है और इस खाते का जमा शेष होता है। अगले वर्ष जब वास्तव में रकम डूबती है तो ऐसी राशि जो डूब रही है उस राशि से हम अशुद्ध ऋण खाता ऋणी और देनदारों का खाता करते हैं। डूबी हुई रकम को देनदारों के खातों में ले जाया जाता है, उससे वास्तव में वह देनदार उतने कम हो जाते हैं। तीसरा, वर्ष के अंत में अशुद्ध ऋण खाते की रकम को संदिग्ध ऋण संचिति खाते में अंतरित कर दिया जाता है, जिससे अशुद्ध ऋण खाता बंद हो जाता है। वर्ष के अंत में अशुद्ध ऋण खाता को बंद करने के लिए अशुद्ध ऋण खाते की जो रकम है उसे संदिग्ध ऋण खाते में अंतरित कर दिया जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। ठीक है। इनके लिए लेखा यह है कि संदिग्ध ऋण संचिति खाता ऋणी अशुद्ध ऋण खाते का खाता हमारा बंद हो जाता है वर्ष के अंत में। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको आपको जानना है कि यदि अप्राप्य ऋण की रकम संचिति की रकम से कम होती है, ध्यान रखना है, यदि अप्राप्य ऋण की रकम संचिति की रकम से अगर कम है, ठीक है, तो संचिति का शेष आगे नई संचिति करने के काम में आ जाता है, अन्यथा इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके समाप्त भी किया जा सकता है। पांचवा है कि नए वर्ष में नए देनदारों पर फिर भविष्य के लिए संचिति की जाती है और डूबत ऋण और नई संचिति दोनों ही व्यवसाय के लिए आप जानते हैं कि हानि होती है।
अतः यह नई संचिति उस वर्ष के लाभ हानि खाते में पुरानी संचिति का शेष घटा करके दिखाया जाता है, जबकि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से सदैव नई संचिति आयोजन ही केवल घटाई जाती है। ये आपके लिए सूत्र बहुत कारगर होगा। अशुद्ध ऋण जो तलपट में दिया है उसमें आप नया अशुद्ध ऋण जोड़ दें, नई संचिति जो समायोजन कह रहा है उसको आप जोड़ दें, और जो पुरानी संचिति के रूप में तलपट में दिख रहा है, दिया गया है, तो उसे आप घटा दें। और तब उसके बाद आप इसे देखें कि अगर वो प्लस में आता है, ठीक है, तो जब प्लस में आता है तो ऋणी पक्ष में लिखना है, और देनदारों में से नया जो समायोजन के रूप में दिया गया है उसे आप घटा देंगे। यदि अशुद्ध ऋण नहीं होते हैं तो नई संचिति में से पुरानी संचिति ही घटा करके लिखी जाती है। ये नई संचिति माइनस पुरानी संचिति, और इसी प्रकार यह प्रतिवर्ष क्रम चलता रहता है। यदि अगर ये माइनस में आता है, ऋणात्मक में आता है, घटा में आता है, तो इसे लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखा जाता है और समायोजन की मदों को देनदारों में से घटा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए इस पर एक उदाहरण आपको स्पष्ट कर दें। यहां दिया है कि तलपट का उदाहरण है, अशुद्ध ऋण दिया है, ऋणी पक्ष में 4000, अशुद्ध ऋण संचय दिया है 6500 और विविध देनदार दिए हैं 70000। कह रहा है कि देनदारों पर अशुद्ध ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए 10% की संचिति करिए। तो प्यारे बच्चों, इसे हम कैसे लाभ हानि खाता में दिखाएंगे, आप इसे ध्यान से देखें। लाभ हानि खाता ऋणी पक्ष में हम आएंगे। प्यारे बच्चों, देनदार हैं आपके 70000 के, 70000 का 10% आपको संचिति करना है, अर्थात 7000। ठीक है, अब हम जब दिखाएंगे तो लिखेंगे अशुद्ध ऋण पुराना है 4000, इसी में प्लस नया अशुद्ध ऋण 7000। यह हम 11000 यहां पर दिखा देंगे। और अशुद्ध ऋण संचय जो क्रेडिट साइड में है तो हम लिखेंगे अशुद्ध ऋण संचय 6500। इसके दो तरीके भी हैं, या तो आप चूंकि ये अधिक हो गया 11000, उसमें से इसे घटा करके भी आप यहां दिखा सकते हैं, और आप अपनी सुविधा के लिए इसे वहां क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से लाभ हानि खाते में इसे दिखाया जाता है। प्यारे बच्चों, जब इसे आर्थिक चिट्ठा में आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान दें। आर्थिक चिट्ठे में जब हम संपत्ति साइड में जाएंगे तो देनदार लिखेंगे देनदार, और देनदार लिखेंगे 70000 विविध। ठीक है, विविध देनदार 70000 माइनस जो आपके समायोजन में दिया गया है उसी को केवल माइनस करेंगे, अर्थात 7000 ही केवल माइनस किया जाएगा। और 70 में से, क्योंकि पिछले के करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैं कहा कि ये कंटिन्यू चलता रहता है, देनदारों पर ऐसी स्थिति चलती रहती है तो घट करके आया गया रहता है। तो 70000 में से 7000 हम माइनस करेंगे और यहाँ दिखाएंगे 63000। इस तरह से आर्थिक चिट्ठा में देनदार को प्रदर्शित करेंगे। प्यारे बच्चों, अब देनदारों पर बट्टे का प्रावधान भी होता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि देनदार अच्छे भी बुरे भी, उसमें जो अच्छे होते हैं, जो नगदी जमा कर देते हैं, धनराशि का पूर्ण भुगतान कर देते हैं, उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया से छूट का प्रावधान किया जाता है, और इसलिए व्यापारी देनदारों पर छूट के लिए संचिति बनाता है। यह एक व्यापारिक हानि होती है। इसका लेखा कैसे किया जाता है, तो देनदारों पर छूट के लिए जब संचय की बात आती है तो लाभ हानि खाता डेबिट किया जाता है ऋणी पक्ष में, और दूसरी बार जब आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में आप दिखाते हैं तो उसे देनदार में से घटा दिया जाता है, क्योंकि इतना आपने छूट दे दिया वह देनदार कम हो जाते हैं, उतने से उसे घटा करके संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। इस प्रकार देनदारों पर छूट के लिए समायोजनाओं में प्रतिशत के रूप में दिया होता है।
यदि समायोजन अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचय भी दिया जाता है तो सर्वप्रथम हम ये ध्यान रखना है, देनदारों में से संदिग्ध ऋणों के लिए संचय की राशि को घटा देंगे। उसके पश्चात प्राप्त होने पर, उसके पश्चात जो देनदार प्राप्त होते हैं उन पर ही देनदारों पर छूट के लिए संचय का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर एक और उदाहरण है। देनदार है 40,000 का। कैसे दिखाएंगे? लाभ हानि खाता में देनदार है 40,000 का। कह रहा है कि 40,000 का 5% आप अशुद्ध ऋण के लिए संचय करना है, अर्थात 2,000 रुपया। यहां आप दिखाएंगे अशुद्ध ऋण के लिए संचय कितना? 2,000। ठीक है। उसके बाद 2% छूट के लिए प्रावधान करना है, तो 40,000 में से ये 2,000 माइनस कर देंगे, आएगा 38,000 और इस 38,000 का 2% अर्थात 760 रुपया। तब आप दिखाएंगे छूट के लिए प्रावधान, छूट के लिए प्रावधान कितना? 760 रुपया। ठीक है। इस प्रकार से आप दिखाएंगे अपने लाभ हानि खाता में। प्यारे बच्चों, जब हम इसे आर्थिक चिट्ठा में दिखाएंगे तो देखिए कैसे दिखाएंगे। आर्थिक चिट्ठा में, तो आर्थिक चिट्ठा में क्रमशः संपत्ति साइड में हम क्या करेंगे? देनदार लिखेंगे 40,000 और माइनस अशुद्ध ऋण लिखेंगे। अशुद्ध ऋण संचय 2,000, आगे आपका 38,000, फिर माइनस करेंगे छूट के लिए प्रावधान, छूट के लिए प्रावधान 760 माइनस करके 0, 10 में से 6 जा 4, 9 में से 7 जा 2, 7 और 3, 37,240 रुपया आप दिखा देंगे आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम इन समायोजन करने के बाद अब आपके लिए गृह कार्य आपके सामने है, जिसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ह्रास समायोजन के रूप में किन किन खातों को प्रभावित करता है आपको लिखना है, और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कैसे किए जाते हैं जब डूबत ऋणों का भी जिक्र किया गया है, और तीसरा देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान के संबंध में समायोजन के लेखे करना है। इस प्रकार आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। आप स्वच्छ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।